आई होप यस सो। मैम, यस मैम। थैंक यू सो मच। एंड आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, बहुत ही ज्यादा कुछ सीख के भी जाना है, और होप सो कि मैं कुछ चीजें सिखा पाऊँ आपको अपनी जर्नी से, अपनी जो वेस्टीज की जर्नी में जो मैंने चीजें अचीवमेंट पाई हुई है, हो सकता है कि मैं कुछ चीजें सिखा पाऊँ। और डेफिनेटली आज हम कुछ अच्छा सीख के जाएंगे। आई होप सो यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस हैं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एंड अपनी लाइफ को एक बहुत सफल बनाना चाहते हैं। हो यस, सकता है, यस यस, डेफिनेटली है। यस। एंड आज जैसा टाइम चल रहा है, जैसा लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कोरोना बहुत ही बुरी तरीके से पूरी विश्व में, पूरे इंडिया में फैल रहा है, तो हो सकता है कि आप सब लोग अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, और अपनी फैमिली का ध्यान यस, रख रहे होंगे। तो उनके लिए एक बेस्ट विशेष कि अपना ध्यान रखें। एंड जैसा आज का सेशन है, मैं आप लोगों को बताऊं, सर ने मुझे कम से कम अपनी 3 घंटे का जो हम सेमिनार लेते हैं ऑफलाइन, उसको बहुत ही शॉर्ट में करके सर ने 1 घंटे के लिए मुझे टाइम दिया हुआ है। तो बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ मैं इस चीज के लिए भी। एंड आज हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी बातें बताऊं जो आज यहाँ पे बैठी हुई जितनी भी लेडीज है, स्पेशली लेडीज, एंड जितने भी यूथ है, वो अपनी जस्ट बीटेक में होंगे, बीसीए में होंगे, बीकॉम में होंगे, हो सकता है बहुत फर्स्ट ईयर में हो सकता है कुछ लोग 12th क्लास कंप्लीट करके आ रहे हो। तो वो लोग जब अपना कॉलेज कंप्लीट करेंगे तो कौन सी कार उनके पास में होगी, ये खुद डिसाइड कर रहे होंगे इस सेशन के बाद। यस, तो मैं थोड़ा सा मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी सच्ची में, एंड बहुत मजा भी आ रहा है। आज मैं होप सो आज मैं जिस ऑडियंस से मिल रही हूँ वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक एंड सबसे ज्यादा एक्साइटिंग ऑडियंस है। होप सो कि आज यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं वो अपने घर में बैठ के चाय नमक पारा नहीं खा रहे होंगे। होप सो कि वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट लेने के लिए अपनी एक डायरी पे रखे होंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ तबला खरीदने के लिए नहीं आए होंगे। तबला खरीदना क्या होता है, जो सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ देना। ज्वाइन करके छोड़ देने वाले जो लोग होते हैं कि ज्वाइन तबला खरीद लिया तो तबला बजाना अपने आप आ जाएगा, नहीं। तबला खरीदा है, तबला बजाना भी हम ही सीखेंगे। तो ज्वाइन किया है तो ज्वाइन में सफल लोगों में शामिल होना है, तो कुछ ना कुछ तो वर्किंग करना ही होगा। स्टार्ट करती हूँ, बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगी अपनी एक शॉर्ट स्टोरी, एंड उसके बाद में हम मूव ऑन करेंगे कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड कुछ ऐसे टिप्स के साथ में कि आपका जो ये मई सेशन है, मई जो पूरा मंथ है, इस मंथ में आप बहुत अच्छी तरीके से अच्छे चेक के साथ में क्लोज करें, बिकॉज मेरी ब्लेसिंग रहेंगी। क्योंकि आज लॉकडाउन टाइम में हमें सबसे ज्यादा वेल्थ एंड हेल्थ दोनों की जरूरत है। सो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं। यस, जैसा सर ने बताया, जैसा दुनिया जानती है, यस मेरा नाम पूर्णिमा सिंह है, एंड मैं इलाहाबाद यूपी से बिलोंग करती हूँ। इलाहाबाद यूपी के एक बहुत छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था, और छोटे से घर, कच्चा घर था मेरा। जैसे खपड़ाल का घर होता है, खपड़ाल अगर यहाँ पे कोई इंसान समझ रहा होगा, यस खपड़ाल का घर था एंड कच्चा घर था, और वहां पे हम रहते थे। मेरी एज कम क्यों है, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास से पढ़ाई की है। प्री नर्सरी, केजी, यूकेजी जो भी चीजें होती हैं उन सब की पढ़ाई नहीं हुई है मेरी, डायरेक्टली फर्स्ट क्लास से एडमिशन हुआ है, इसलिए मेरी एज थोड़ी सी कम है। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी स्कूलिंग करियर, तो मेरे ख्याल से हम लोग के टाइम में तो चार पर वहां पे जब जिस एरिया में मैं रहती थी वहां पे चार पट्टी बिछा के हम लोग पढ़ते थे, एंड चौक वगैरह, चौक नहीं होता था, पता नहीं क्या उसे हम कहते थे, जस्ट कैल्शियम कार्बोनेट का छोटा सा बॉन्ड होता था जिससे हम लेके लिखते थे। तो ये सारी चीजें वहां पे होती थी, लेकिन होता है ना कि बचपन में कुछ क्यों उनकी लाइफ में ऐसा नहीं था कि ऐसा हो कि बहुत के रहने वाले थे, उन्होंने वेज में पैसा लगाया, वेस्टी से पैसा सामान खरीदने के बाद में तो उन लोग बिल्कुल गिरे जा रहे थे उनको ज्वाइन करने के लिए। बहुत जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग्स हो गई, बहुत जल्दी जल्दी अचीवमेंट हो गई उनके, वो भी बहुत अच्छी इनकम पे पहुंच गए और बहुत अच्छा घर बना लिया, बहुत अच्छी गाड़ी बना ली। ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों नहीं होता है कि कोई इंसान जो बहुत बड़े घर का, बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच गया, क्यों ऐसा होता है कि उनकी लाइफ इतनी मिजरेबल होती है? वो इसलिए क्योंकि उनकी भूख होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते कि उनकी लाइफ में एक ऐसा ऑप्शन है जो ये वेस्टीज दे रहा है। एक भूख इंसान को जिंदा रखती है, एक भूख की वजह से वो अपने आप को, अपने काम को बहुत ही फास्ट तरीके से आगे बढ़ के लेके जा सकता है।
तो मेरी भी लाइफ में एक टाइम आया जब मैं 8 साल की थी और 8 साल में मैं अपने फैमिली को ध्यान रख रही थी। मेरी मम्मी छोटे थे। मेरे फादर के साथ में उनकी तबीयत खराब हो गई। हमें पता चला कि लास्ट स्टेज लिवर कैंसर का है और जब हमें ये पता चला बहुत ही ज़्यादा था एंड हमारे पास हम पैसा तो हमारे पास में था नहीं, तो हम लोग उनका इलाज नहीं करा पाए। इवन हमने बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में बहुत अलग-अलग जगह पे जाके हमने दिखाया। तो वो सिचुएशन जो मेरी लाइफ में आई, द वेरी वर्स्ट कंडीशन जो मैं कह सकती हूँ कि इतनी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन शायद ही मेरी फैमिली में किसी ने देखी होगी। वो टाइम आया कि जब मैं जाती थी कि चलो मम्मी हैं पापा के साथ में बैठ के वहाँ पे इलाज करा रही हैं या फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर को देख रही हैं, तब तक मैं अपने दोनों छोटे भाइयों को खाना खिला दूँ या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ें कर दूँ। तो पता चलता था जिन रिश्तेदारों से हेल्प माँगने जाती थी, वो रिश्तेदार का ही जिनकी आप बात करते हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मैं बताती हूँ कि एक बार ना जब जब कभी मुश्किल का टाइम आ जाए ना, देख लेना कि कितने लोग आपके साथ में खड़े रहते हैं। कोई इंसान हेल्प करने नहीं आया, कोई एक सिंगल पर्सन भी जो हम लोग को खाना पूछ ले कि खाना खाया है कि नहीं खाया है, या फिर कोई पर्सन ये बोल दे कि मेरी तरफ से इतना रुपया ले लो और अपने फादर का इलाज करा लो। सबके पास में हम गए, सबके पास में गए कि थोड़ा-सा पैसा अरेंज हो जाए तो कम से कम एक अच्छे डॉक्टर को दिखा दें या फिर अच्छे कॉलेज में उनका वो करवा दें, इलाज करवा दें, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और वो एक ऐसा फ़ेज़ आया कि मैं घर में सबसे बड़ी थी और मेरे 2 छोटे भाई थे, तो वो मोह जो आज यहाँ पे बैठी हुई जितनी भी लड़की है, सारी जितनी भी लड़कियाँ होंगी, उनको पता होगा कि वो कितनी ज़्यादा लाडली होती हैं अपने पिता की। ये या तो यहाँ पे बैठा हुआ जितने फादर होंगे वो समझ सकते हैं, या फिर जितनी बेटियाँ होंगी वो समझ सकती हैं कि एक पिता और एक बेटी का रिश्ता क्या होता है। कि कि जब वो उनसे दूर जाते हैं तो क्या फ़ील होता है, किस तरीके से कैसा लगता है, ये शायद वो दोनों में से कोई एक पर्सन ही जान सकता है। और वो लाइफ़ में मेरे फ़ेज़ आया कि जब मेरी फ़ैमिली में एक पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ थे, जिनकी मैं लाडली थी और वो मेरी लाइफ़ में नहीं रहे। और वो दिन मुझे हमेशा याद आता है कि ऐसी कैसे हो गया। एंड ये फ़ेज़ आया लाइफ़ में। मेरे इलाहाबाद में मैं जिनसे हेल्प माँगने गई, कुछ हेल्प वग़ैरह नहीं मिला। मेरे नाना जी मुझे लेके और मेरे पूरी फ़ैमिली को लेके लखनऊ आए और कहते हैं ना कि जब आप एक फ़ैमिली के एक इम्पोर्टेंट पर्सन को खो देते हो, तो आपकी जो फ़ैमिली होती है, वो भी आपको एक कर्ज़ की नज़र से देखने लगती है, धुतकारने लगती है कि हो सकता है कि तुम्हारी वज़ह से ही उनकी डेथ हुई है। ऐसा होने लगता है। तो बहुत जगह से धुतकारा गया, बहुत जगह से बोला गया, तो नाना जी हमें यहाँ पे लखनऊ में लेके आए और उस टाइम पे मेरी मम्मी का रो-रो के 25 किलो वज़न हो गया था। 25 केजी वज़न हो गया था। मेरे पापा पुलिस में थे और कहते हैं ना कि एक माँ जो होती है ना, वो चाहे कितनी भी ज़्यादा मिज़रेबल हालत में हो, कितनी ज़्यादा बुरी हालत में हो, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए ना हमेशा सोचती रहती है। मेरी मॉम को तुरंत जैसे वो लखनऊ आई मेरे फादर की जॉब लेने के लिए उनको पुलिस की ट्रेनिंग करनी पड़ी। यस, ऐसा हुआ कि जो जिस पर्सन को उस टाइम पे रोना चाहिए था, उस टाइम पे वो बुलेट चला रही थी, हाई जंपिंग कर रही थी, दौड़ रही थी, रेस में पार्टिसिपेट कर रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं पुलिस की ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा टफ होती है और उस ट्रेनिंग को वो पार करके 2 साल हम बिना अपने मम्मी और बिना अपने पापा के रहे। मेरे नाना जी जिस घर में लाए थे मुझे, उसमें कोई एक्स्ट्रा रूम तो नहीं था हमारे लिए, इसलिए उनके छत पे एक छोटा-सा रूम था जो शायद आपके वॉशरूम के बराबर हो। उसमें एक तख्त था, तख्त के नीचे हम मसाले के डिब्बे रखे थे और उसके किनारे में हमने सिलेंडर को फिट किया हुआ था कि सिलेंडर और हमारा वो उसमें मैं अपने दोनों भाइयों को खिलाती थी और उसके साथ-साथ में जितनी भी पैरेंट टीचर मीटिंग वगैरह होती थी, उसमें मैं जाती थी बीइंग अ पैरेंट। ये मेरी लाइफ़ का एक ऐसा फ़ेज़ चल रहा था और ऐसे फ़ेज़ मैंने उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया था कि जो ये फ़ेज़ चल रहा है ना, सबसे वर्स्ट फ़ेज़ है और एक ज़िद ठानी कि मेरी लाइफ़ में ये फ़ेज़ कभी दोबारा नहीं आएगा। मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊँगी कि मेरी लाइफ़ में ऐसा फ़ेज़ आने
वाला नहीं कि मुझे मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊँ और उस हाथ को कोई इंसान खाली कभी नहीं कि मुझे हाथ फैलाने की जैसा होता है है मास्टर प्लान मेरे लिए मैंने मुझे बताओ कि मैं अपने तरीके से मैं अपने फैमिली को वो फ्यूचर दे सकती हूँ कि जिसमें मैं बहुत तोतली आवाज में मैंने अपनी फैमिली से नाना से बोला कि नाना मुझे भी ऐसी कार चाहिए, मुझे भी ऐसा घर चाहिए, मैं भी ऐसा चाहिए। और जैसा सब लोग कहते हैं यस उन्होंने भी वही कहा कि पढ़ाई करो और पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाओ और अगर अच्छे मार्क्स लाओगी तो तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छी जॉब मिलेगी तुम अपनी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर दे सकती हो सकता है कि आज यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को यही बात बोलते होंगे जैसा मेरे नाना जी ने मुझसे बोला और मैंने भी उनकी बात रखते हुए मैंने बहुत अच्छी तरीके से हालांकि बुक तो बढ़ चुकी थी और बहुत सीरियस लेते हुए अपनी पढ़ाई को मैंने 10th क्लास में 96% स्कोर किया और 96% स्कोर करने के बाद में 12th में मैं हाई स्कोर रही और मेरा जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट मेरी पढ़ाई में मुझे डिजाइनिंग में था, फैशन डिजाइनिंग में करना चाहती थी और उसके लिए क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत पेंटिंग बहुत अच्छी थी तो मैं वो करना चाहती थी और मैंने उसके लिए सबसे बेस्ट प्रिपरेशन की। मैंने ऑल इंडिया लेवल पे मैंने NIFT कॉलेज, NID कॉलेज एंड पर्ल कॉलेज में टॉप किया और अच्छी तरीके से मुझे मुंबई एंड जयपुर मिला, लेकिन उसकी एक सेमेस्टर की फीस जो थी वो 80,000 थी जो मेरी फैमिली के पास में नहीं थी। और उस टाइम पे मेरे और मेरे भाई दोनों में से किसी एक इंसान को ही हम पढ़ा सकते थे। तो आपको पता ही होगा कि जब इंडियन फैमिलीज होती हैं उसमें जब ऐसा फेज आता है तो दोनों में से किसी एक को जब कॉम्प्रोमाइज करने की बात आती है तो कौन कॉम्प्रोमाइज किया होगा। यस मैंने कॉम्प्रोमाइज किया और मेरी मॉम ने कहा कि नहीं बेटा हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते और एक माँ से ज्यादा बुरा कभी किसी को नहीं लगता जब अपने बच्चे को मना करती है कि वो तुम्हें नहीं दिला सकती जो तुम बनना चाहती हो, जो तुम करना चाहती हो। उनसे ज्यादा कोई बुरा नहीं लग सकता किसी और को। और वो लाइफ में फेज आया और मैंने सोच लिया था कि नहीं ऐसा फेज कभी मेरी लाइफ में नहीं आएगा, कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी, लेकिन काम तो वही कर रही थी ना, काम तो वही चल रहा था। नाना जी भी वही कहते थे कि जो मैं नहीं कर पाए अपने बच्चों को कराऊंगा, मम्मी ने भी यही कहा जब मैं नहीं कर पाई अपने बच्चों को कराऊंगी, लेकिन मैं भी तो काम वही कर रही हूँ, वही जॉब देख रही हूँ, वही काम कर रही हूँ, सेम वही चीज कर रही हूँ, तो मेरा रिजल्ट डिफरेंट कैसे आएगा। मैंने सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन की, मेरी रैंकिंग बहुत अच्छी थी तो मेरे रैंकिंग के हिसाब से मुझे कॉलेज मिला और जो कॉलेज मिला उस कॉलेज में मैंने 4 साल का बीटेक 80,000 में किया। 80,000 में मेरा 4 साल का बीटेक हो गया, जो मेरी एक सेमेस्टर की फीस थी वो 4 साल की बीटेक के बराबर की हो गई और मैंने उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से 83% स्कोर किया और 83% स्कोर किया तो जब मैं लास्ट ईयर में थी और जब मैं लास्ट ईयर में थी तो मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस थे जैसा यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या, अब आगे क्या करना है। तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि अब आगे क्या, क्योंकि मैं आपको बताऊं अभी जो लॉकडाउन के टाइम में जो रिसेशन टाइम चल रहा है, लॉकडाउन के टाइम में जो लोगों के पास में जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये लॉकडाउन से पहले भी था कि बहुत सारी जॉब्स थी जो स्टेट पे थी, पहले भी ऐसा था कि अनएम्प्लॉयमेंट का दौर चल रहा था, पहले भी ऐसा था। तो मैं यही सोच रही थी कि यार हम किससे कंपेयर करते हैं, हम यही तो देखते हैं ना कि हमारे कॉलेज का जो सीनियर निकल रहे हैं वो सारे सीनियर्स की कैसी प्लेसमेंट लग रही है, कैसी जॉब लग रही है, मैं भी वही देख रही थी। और मैंने ये पाया कि जब एमटेक और बीटेक करने वाला और प्लस एक्सपीरियंस पर्सन वही जॉब को करने के लिए 10,000 में रेडी हो जा रहा है तो वो पर्सन मुझे क्यों जॉब देगा। या फिर मैंने ये चीज सोची कि भाई टॉपर को क्यों नहीं जॉब दे रहा है, एसएससी जेई एंड गेट की प्रिपरेशन तो मैं कर लूं, बैंकिंग की प्रिपरेशन तो कर लूं मैं, लेकिन पैसा कौन देगा, पैसा किससे लूंगी मैं, और फैमिली से लूंगी तो फैमिली से कब तक लेती रहूंगी, एक दो नंबर से छूट गया तो फिर मेरा क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में बैठे हुए थे कि मैं क्या करूंगी। आज लॉकडाउन का टाइम है, आपने देखा होगा कि जितने वेंडर्स होते हैं, जितने मजदूर होते हैं या फिर जितने भी अभी शॉप है, ज्वेलरी की शॉप है, क्लोथ्स की शॉप है, कौन दे रहा है इनको पैसा, कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा। और ये टाइम हमारी लाइफ में तब भी आता है जब हमारे घर का अर्निंग मेंबर बीमार पड़ जाता है,
जब घर के को जो कमा के लाने वाला पर्सन जब बीमार हो जाता है, तो कोई उसकी सैलरी बढ़ाने नहीं आता है, कोई उसकी सैलरी 4 महीने बैठ के नहीं देता है। तो मुझे भी समझ में आया था कि ऐसा क्या करूँ मैं, कि जो मेरे बाद में भी मेरी फैमिली को पैसा आए, क्योंकि ये फ़ेज़ तो मैं पहले ही देख चुकी थी, कि ऐसा ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ कि अगर 2 लाख की ज़रूरत पड़ जाए या 3 लाख की ज़रूरत पड़ जाए, तो मैं कहीं से पैसे कहाँ से अरेंज कर सकती हूँ? कोई मुझे सैलरी तो देगा नहीं। और ये सारे क्वेश्चन्स मेरे माइंड में थे, लेकिन कभी सामने से रियलाइज़ नहीं हो पा रहे थे, कभी समझ नहीं आ पा रहे थे कि क्या करूँ, क्या करूँ? और कहते हैं ना कि जब हमारे हमसे भगवान बहुत सी चीज़ें ले रहा होता है, तो मतलब उसने कुछ बड़ा प्लान किया होता है, कुछ बहुत बड़ा देने का। और मेरी लाइफ में एक प्लान आया, और यस, वो प्लान था वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का, जो लेके आए मेरे ग्रेट अपलाइन रजनीश कुमार रोशन सर एंड दिनेश कदम सर। वो आए और उन्होंने मुझे वेस्टीज का प्लान बताया, और जब वेस्टीज का प्लान बताया तो आपको क्या लगा होगा कि मैंने वेस्टीज जॉइन कर ली होगी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। जब उन्होंने बताया तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो अलग-अलग कंपनीज़ में काम कर रहे थे, और अलग-अलग कंपनी से उनकी ग्रोथ जो थी वो डिफरेंट-डिफरेंट थी। कि कोई थोड़ी अच्छी पोज़ीशन पे था, थोड़ी नहीं था, कोई अलग पोज़ीशन पे था, कोई फेल हो चुका था, किसी ने बस आईडी लगा के छोड़ा हुआ था। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही थी जो अपने पैसे-पैसे लगा के रखे हुए थे। कंपनीज़ का नाम नहीं लूँगी और ना लोगों का नाम लूँगी जो ऐसा तरीके से कर रहे थे। तो मैंने उस पर्सन से पूछा, मैं जब सर मेरे सामने आए, उन्होंने मुझे प्लान दिखाया, तो हालाँकि थोड़ी-सी टेक्निकल लड़की थी एंड थोड़ी-सी इंजीनियरिंग कर रखी थी, तो थोड़े क्वेश्चन भी टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग वाले थे। मैंने उनसे पूछा कि सर, आज के टाइम में तो हर कोई इंसान अपने आप को नंबर 1 बोलने लगता है। हर कंपनी वाला जो मुझसे मिलेगा वो मुझे अपने आप को नंबर 1 ही बोलेगा। आपकी कंपनी नंबर 1 कैसे है, ये मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे बताया, और मैंने कहा कि कोई लिंक वगैरह मत बताइएगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस भी मैंने पढ़ी हुई है और मैं लिंक ढूँढ लूँगी। तो उन्होंने कहा कि एक बात बताइए कि जो इसकी ऑफ़िशियल साइट होती है डायरेक्ट सेलिंग की, उसमें अगर पूरे टॉप 100 में इकलौती इंडिया की कंपनी हो जो टॉप 100 में हो, तो इंडिया में कौन-सी पोज़ीशन पे होगी? मैंने कहा यस, नंबर 1 पोज़ीशन पे होगी। आप कोई कॉलेज सिलेक्ट करते हो, तो कोई कॉलेज जो सिलेक्ट करते हो, वो कैसे सिलेक्ट करते हो कि बेस्ट कॉलेज है आपकी आपके एरिया का, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट हुई हो? मैंने कहा यस। तो इस कंपनी में 4000 से ज़्यादा लोग हैं जो 1 लाख से ऊपर अर्निंग कर रहे हैं। मैंने कहा ये कहाँ लिखा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि ये आप मेरे ट्रांज़ैक्शंस देख सकते हो, मेरे अपलाइन के ट्रांज़ैक्शंस देख सकते हो, इवन मेरी पूरी जो ऊपर की अपलाइन है उसमें सारे ट्रांज़ैक्शंस देख सकते हो, और पासबुक में आए हुए ट्रांज़ैक्शंस मैंने देखे, और जब मैंने देखे तो ये बहुत बड़ा बिलीफ आया कि यार, ये पर्सन अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? क्यों मैं अपने लाइफ़ में एक चांस ना लूँ? अगर चांस नहीं लूँगी तो शायद मैं स्टार्ट भी ना कर पाऊँ, या फिर इस पोज़ीशन पे भी ना पहुँच पाऊँ। तो बस मैंने यही काम कर लिया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जिनको मैं कहूँ कि आज यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चले जाओ, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूँगी। वो ये सोचेंगे कि सिर्फ़ यहाँ से इतनी दूर जाने के लिए 10,000 रुपए, बस झूठ बोल रही है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10 किलोमीटर जाके वो देख लेते हैं कि देती है कि नहीं देती है। तो मैं उनमें से थी। मैं उनमें से थी कि यार चलो स्टार्टिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि मैं कहाँ पहुँचती हूँ। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बस जैसा मैंने पहले बताया था कि मैं उस टोन में नहीं थी, क्योंकि भूख बहुत तेज़ थी और लाइफ़ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी, और एक प्लेटफ़ॉर्म की ही तलाश थी कि जो मुझे इस पोज़ीशन पे लेके जा पाए। तो प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिल चुका था, और जब वेस्टीज को जॉइन किया तो वेस्टीज को जॉइन करने के बाद में सबसे पहले जो मैंने फाइट हुई, सबसे बड़ा जो एक ऐसा हार्टेक पॉइंट होता है, जो सेटबैक जो मैंने सेट किया, वो ऐसा होता है कि सबसे पहली जो रिवोल्ट करती है, वो आपकी फैमिली रिवोल्ट करती है। यस, मैं गई अपनी मॉम के पास में और मैंने मॉम को वो सारी चीज़ें बताई कि मम्मी ये चीज़ें हैं इस तरीके से, और मेरी मम्मी ने खूब अच्छी तरीके से बहुत आदर-सत्कार के साथ में मुझे सुनाया। और ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि जो दुकान तुम लेके आई हो, क्योंकि मेरे अपलाइन ने मुझे बताया था कि आप खुद से स्टार्ट करो, और खुद से स्टार्ट करने के बाद में प्रोडक्ट्स मॉम को यूज़ कराओ, तो उनको अच्छे लगेंगे, तो अच्छा ऐसा होगा। तो मैं गई और मैंने प्रोडक्ट्स, तो मम्मी ने क्या कहा कि जो दुकान तुम लेके आई हो ना, तुरंत लेके तुरंत बाहर निकल जाओ, और अधिकारी की लड़की अधिकारी बनेगी, ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो पुलिस इंस्पेक्टर की डाँट कैसी होती होगी। तो बहुत हाई टोन में मुझे डाँट पड़ी, और बहुत अच्छी तरीके से, जिस लड़की को 11 बजे से पहले निकलने की वो नहीं थी, इजाज़त कि आप 11 बजे से पहले घर से निकल सकते हो और 5 बजे के बाद में घर से बाहर रह सकते हो। इसकी इजाज़त भी नहीं थी, तो ये भी एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी फेस कर रही थी।
तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं तुम्हें 1 भी रुपया नहीं देने वाली, क्योंकि मेरे पास में है नहीं। इतना घर का उन्होंने खर्चा गिनाना शुरू कर दिया दर-दर-दर। तो मैंने उनसे बस एक चीज़ बोली, वो एक चीज़ क्या थी कि मम्मी आप मुझे रोक रहे हो करने से या फिर करने का रीज़न दे रहे हो? एक बहुत शांत सा पॉइंट हुआ कि आप मुझे रोक रहे हो या फिर करने का रीज़न दे रहे हो। उन्होंने कहा तुम्हारे जानने में कुछ लोग हैं, किसको जाके बताओगी? तो मेरा सेम, रोक रही हो या रीज़न दे रही हो? तुम्हें बात करना भी आता है? रोक रही हो या रीज़न दे रही हो? मैंने अपने जितने भी व्हायस थे, जितने भी चैलेंजेस थे उनको अपना व्हाय बनाती चली गई और जब व्हाय बनाती चली गई तो फिर मुझे कोई भी चैलेंजेस इस चैलेंज से बड़ा नहीं लगा कि मेरी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उससे बड़ा कोई चैलेंज नहीं लगा मुझे, कि इससे बड़ा कोई चैलेंज है। तो मैंने उस पे वर्क करना शुरू किया और बहुत स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें आई और दिक्कतों का सामना किया। पहले स्ट्रेंजर्स पे जब मैं प्लान दिखाने जाती थी, तो जब मैंने इंस्टा, फेसबुक पे मैं हालाँकि मेरी मोस्टली टीम जो है 70 टू 80% टीम मैंने स्ट्रेंजर से बनाई हुई है। तो जब मैं उनको प्लान दिखाने जाती थी तो जब मैं हाय हेलो करती थी तो उनकी कन्वर्सेशन अलग ही टोन में चली जाती थी। बीइंग अ गर्ल यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ होंगी वो सारी ये चीज़ें फेस करती होंगी कि जब वो किसी को प्लान दिखाती होंगी या फिर बात करती होंगी इनवाइट करने के लिए तो उनकी कन्वर्सेशन अलग ही टोन में चली जाती होगी। लोग उसको अलग ही मीनिंग में लेके चले जाते होंगे। अब ऐसा हाँ, हुआ तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये चीज़ देखी कि अब कम से कम 1 महीने तक मेरे साथ में ऐसा ही होता रहा और मैंने पूछती भी गई तो मेरे फ्रेंड ने मुझे थोड़े-थोड़े सजेशंस देते गए। लेकिन उस सजेशन से मतलब रिज़ल्ट नहीं निकल पा रहा था कि कुछ अच्छा रिज़ल्ट निकल सके। तो मैंने ये देखा कि यार मेरे ऊपर कोई ऐसी गर्ल अपलाइन नहीं है जो शायद मुझे इसका रिज़ल्ट मुझे बता सके कि मैं इसमें कैसे करूँ। लेकिन अपनी डाउनलाइन के लिए मैं वो अपलाइन बन सकती हूँ, जो इसका सॉल्यूशन निकाली हो। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। आज यहाँ पे जितनी लेडीज़ हैं, वो सारी-सारी ये बातें बोलती हैं कि सर ये मुझसे ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। उनको ये देखना है कि क्या मैं सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ ताकि अपनी टीम के लिए जब भी ये दिक्कत आए, तो मैं इसका सॉल्यूशन मेरे पास में हो। और मेरे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं था। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास में ऑप्शन होता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी सक्सेस का राज़ क्या है? मैं उनको बस इतना बोलती हूँ कि मेरे सक्सेस का राज़ है बिकॉज़ मेरे पास में कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं था, जहाँ से मैं इतनी सारी चीज़ें पा सकती थी। ना कोई जॉब, ना कोई ट्रेडिशनल बिज़नेस से पा सकती थी, लेकिन मेरे पास में यही सिंगल ऑप्शन ही था, तो आगे बढ़ना ही था। उसके अलावा कोई सेकंड पीछे मुड़ के देखने का कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने तरीके निकाले, मैंने तरीके क्या निकाले, मैंने बोलना शुरू किया जहाँ मैं हाय हेलो करके बात करती थी, वहाँ पे मैंने गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम इस तरीके से बात करना शुरू किया। जब वो मुझसे पूछते थे कि सर आप मुझे सर मत बोलिए, आप मुझे मैम मत बोलिए, तो मैं उनसे बोलती थी कि सर मैं एक ऑनलाइन बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म में हूँ और मैं कुछ एम्बिशियस लोगों की तलाश कर रही हूँ। मैंने एक आपकी प्रोफ़ाइल देखी इट्स वेरी अमेज़िंग तो मैं क्या जान सकती हूँ कि आप क्या काम करते हैं? इस तरीके से मैंने प्रोफ़ेशनलिज़्म के तौर पे लेके गई, मैम से भी ये मैंने इसी तरीके से बात करना शुरू किया और जब उन्होंने बोला कि आप सर मत बोलिए, तो मैंने उनसे बोला कि सर मेरा बात करने का तरीका ही यही है बिकॉज़ मेरा काम ही यही है। जब उन्होंने पूछा कि क्या काम है? तो बस यही तो चाहिए था, इतना पूछने का। तो इस तरीके से मैंने वर्क करना शुरू किया और जब वर्क करना शुरू किया तो पहला महीने का जो मेरा चेक आया 139 रुपीज़ का येस 139 रुपीज़ मेरे अकाउंट में आए पहले महीने में और मैंने जॉइन किया था अप्रॉक्स में 21 महीने पहले मतलब अभी मुझे 2 साल भी नहीं हुए हैं वेस्टीज बिज़नेस में। 21 साल पहले मुझे वेस्टीज को जॉइन किया 6 जून 2018 में एंड जब जॉइन किया तो फिर पहला चेक आया और उस वक़्त क्या हुआ होगा? आपको क्या लगता है? कि मेरे गले में माला-वाला पहनी होगी पड़ी होगी और मेरा बहुत अच्छे से ग्रैंड वेलकम हो रहा होगा या फिर बहुत बहुत फूल-वूल बरस रहे होंगे मेरे पास में, मेरी आरती-वारती कोई उतार रहा होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ बल्कि इसकी जगह पे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सुनाया मुझे, बहुत मज़ाक उड़ाया मेरा। बहुत ही ज़्यादा ओवर लेवल पे मेरा मज़ाक उड़ाया और उन्होंने मुझसे बोला कि 139 रुपीज़ इतना तो मुझसे ही ले ली होती, इतना तो मेरे चाय पीने की कॉस्ट है, इतनी तो मेरी कोल्ड ड्रिंक पीने की कॉस्ट है, मुझसे ही ले ली होती। तो मैंने उनसे एक बात बोली, मैंने कहा कि तुमने 22 साल पढ़ाई की है, बताओ तुम्हारे पास कितना पैसा है खुद का? खुद का, अपने पेरेंट्स का नहीं, खुद का तुम्हारे पास में कितना पैसा है 22 साल पढ़ाई करने के बाद में? और उसके बाद दूसरी चीज़ कि तुमने जो सामान खरीदा है, क्या उससे तुम्हें कोई पैसा मिला है अभी आज तक?
मेरा तुमसे ज़्यादा है। तो ये बात, ये एटीट्यूड के साथ में मैंने उनसे बात रखी और धीरे-धीरे मैंने काम करना शुरू किया। काम करना शुरू किया, बहुत सारे चैलेंजेज़ आए। मैं यहाँ से मतलब लखनऊ से कानपुर तक का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर्स है एंड उसको लिए भी मेरा मना था। लेकिन मैंने मैंने सोचा कि भई अगर मैं इसको पार नहीं करूँगी, मैं नहीं जाऊँगी सपोर्ट करने के लिए, तो मेरे आने वाली टीम में बार-बार लड़कियाँ ऐसे बोलेंगी कि सर मैं तो लड़की हूँ। मैं नहीं जा सकती। सर आप चले जाइए, आप मेरे अपलाइन हैं, आप चले जाइए, आप यहाँ चले जाइए, आप वहाँ चले जाइए। मुझे ये बात समझ गई, इट्स माय बिज़नेस एंड इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी। ये आईबीओ का बिज़नेस है, इंडिपेंडेंट बिज़नेस ओनर। अगर आप अपने बिज़नेस को खुद चलाना चाहते हो, तो अपने बिज़नेस की कमांड आपको अपने हाथ में लेनी ही पड़ेगी। वरना कोई पर्सन नहीं चाहेगा कि वो एक ऐसे पर्सन की टीम में आए, जो उसे बाहर-बाहर जाके सपोर्ट नहीं कर पाए। तो मुझे बात समझ में आ गई थी कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो मैंने अपनी टीम के लिए मैंने एक कमांड ली और मैं धीरे-धीरे मैंने अलग-अलग ज़ोन में यहाँ पे कानपुर, वाराणसी, आस-पास का गोंडा ये सब जो एरियाज़ हैं, यहाँ-यहाँ पे मैंने काम करना शुरू किया और काम करना शुरू किया तो 600, 900, 2000 मेरे रुपए आए। लर्निंग साथ-साथ मैं कर रही थी, सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे साथ में मुझे ऐसा लगता है 2 चीज़ें थी। एक या तो मैं 5 लाख रुपए ले लूँ या फिर 5 लाख कमाने वाली कला ले लूँ। अगर जीनी मुझसे पूछेगा ना कि इन दोनों में से क्या चाहिए, तो मैं हमेशा 5 लाख कमाने वाली कला लूँगी। और मैंने वो चीज़ ली और मैंने देखा कि मेरे सामने और मेरे सीनियर में दोनों में सिर्फ़ इतना डिफ़रेंस है कि उनकी बात करने का तरीका डिफ़रेंट है। इसीलिए उनको लोग येस बोल रहे हैं और मुझे नो बोल रहे हैं। वो ना कि कंपनी को नो नहीं बोल रहे हैं, वो मुझे नो बोल रहे हैं। दैट मीन्स कि मुझे अपना बात करने की कला को बढ़ाना पड़ेगा। और मैंने उसको चेंज किया और मेरे अकाउंट में जब मैं 20% पे पहुँच गई डायरेक्टर लेवल पे मेरा चेक था 16,000 रुपए का। यस, बहुत ही अमेज़िंग मोमेंट था तब मेरे फैमिली को भी थोड़ा-सा बिलीव हुआ। यस, मैं आपको बताऊँ कि आपकी फैमिली को बिल्कुल बिलीव होगा, आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, वो इसलिए नहीं सपोर्ट कर रही क्योंकि उन्होंने रिज़ल्ट्स नहीं देखे हैं और डेफ़िनिटली वो कहीं पे गलत नहीं है। तो हमें अपने फैमिली को रिज़ल्ट्स शो करने चाहिए, तो मैंने रिज़ल्ट शो किए और रिज़ल्ट शो करने के बाद में 24,000 का आया क्योंकि कैलकुलेशन समझ चुकी थी, कैलकुलेशन पे वर्क करना था, तो कैलकुलेशन समझ गई कि कैसे सिल्वर डायरेक्टर पे बड़ा चेक लेते हैं, तो सिल्वर डायरेक्टर पे मेरा 32,000 का चेक लिया मैंने। उसके बाद में गोल्ड डायरेक्टर 45,000 का चेक लिया, जल्दी से स्टार बनी, 1 लाख का चेक लिया, उसके बाद में जल्दी से डायमंड बनी और मेरा जो हाईएस्ट चेक है वेस्टीज के थ्रू 2,37,000 महीना। एक ऐसी जर्नी जो कहीं न कहीं मैंने एक-एक चैलेंजेस को अपना व्हाय बनाती गई कि अगर मेरी लाइफ में ये चैलेंज आया है ना, तो इसका सॉल्यूशन मुझे निकालना है क्योंकि मैं अपनी टीम में इस चीज़ को रखूँगी कि कल को उनके साथ में कभी ऐसी दिक्कत आए तो उनको बताने वाला कोई पर्सन होना चाहिए, जो बताए कि ये चैलेंज तुम कैसे पार कर सकते हो। तो मैंने एक-एक चैलेंजेस को पार करती गई और आज मेरा जो वेस्टीज के थ्रू है 2,37,000 महीना चेक है। ये जस्ट पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद में मैं ये इनकम ले पा रही हूँ। बहुत सारे लोगों की रिटायरमेंट तक 1 लाख की इनकम होती है, लेकिन आज ये इनकम होल्ड करते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा है और डेफिनिटली वो देख के जब चेक आया 2,12,000 मेरे अकाउंट में ट्रांज़ैक्शन तो मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि कैसे आया है, क्या है? मतलब मैं सोच रही थी कि कैसे-कैसे ये चीज़ें हुई। बार-बार 2-3 बार मतलब सुबह से मेरे ख्याल से 10-15 बार मैंने अकाउंट खोला होगा, अकाउंट खोल के चेक किया होगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और ये चीज़ें देख के और ना कि सिर्फ मैं, मेरे टीम में कम से कम 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो आज अच्छी इनकम ले पा रहे हैं 1 लाख से ऊपर और 50,000 कमाने वाले भी मैंने काउंटिंग मेरे ख्याल से हो सकता है कि 20-25 के अराउंड में होंगी, उसके नीचे की मैंने काउंटिंग अभी की नहीं है। तो इस तरीके से मैं अपनी टीम को रन कर पा रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से। जो एक फ़ेज़ होता है लाइफ़ में जो हर पर्सन की डिमांड होती है, हो सकता है कि आज यहाँ पे बैठा हुआ हर एक पर्सन इस बात का रियलाइज़ेशन ना करे कि कैसा लगता है जब हमारी फैमिली में कोई पर्सन बीमार होता है और हमें रोड पे खड़ा होके वेट करना पड़ता है ऑटो का। हो सकता है कि यहाँ पे बैठा हुआ पर्सन ना रियलाइज़ करता हो। हो सकता है यहाँ पे बैठा हुआ पर्सन ये बात का रियलाइज़ेशन ना करता हो कि जब हमारी फैमिली तैयार होती हो, तैयार होने के बाद में जब किसी दूसरे की गाड़ी का वेट कर रही होती है कि दूसरे की गाड़ी आएगी तब उसमें बैठेंगे और उसके बाद में उसका वेट कर रही होती है, हो सकता है ना रियलाइज़ करता हो सकता है ना रियलाइज़ करता हो कि कैसा कैसा डर एक वुमन के अंदर में आता है जब वो 9-10 बजे तक वेट कर रही होती है, कोई ऑटो मिल जाए, कोई गाड़ी मिल जाए और मैं अपने घर पहुँच जाऊँ सेफली। हो सकता है कि यहाँ पे बैठे हुए मेंस मैं ना रियलाइज़ करते हों, लेकिन मैं रियलाइज़ कर रही थी कि मेरी फैमिली को इस चीज़ की ज़रूरत है।
और जब मुझे रियलाइज़ हुआ और मेरी फैमिली में एक टाइम आया जब मैं मम्मा को लेके जा रही थी ऑफ़िस ड्रॉप करने के लिए, उन्होंने बोला कि ये जो गाड़ी देख रही हो ना, एक दिन देखना मेरा बेटा बैठा होगा और वो ड्राइव कर रहा होगा, मैं बगल में बैठे जा रही होंगी। और वो लाइफ़ में फ़ेज़ आया, उन्होंने ऐसा बोला और मैंने अपनी मॉम को 20 लाख की टाटा हैरियर उनके बर्थडे पे गिफ्ट की। बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग मोमेंट था मेरी लाइफ़ का, दोनों एक-दूसरे को देख रहे थे और अभी भी मेरे एक गूज़बम्प्स आ रहे हैं वो मोमेंट को याद करते हुए, कि जब हम दोनों की आँखों में बहुत ही ज़्यादा खुशी थी और दोनों एक-दूसरे को बहुत प्राउडली देख रहे थे, बिकॉज़ ये मेरा जो घर बना है, ये भी अभी 4 साल पहले बना है और ये घर जो है मेरा 9 लाख के लोन पे बना है और 9 लाख के लोन के सामने मेरी 20 लाख की टाटा हैरियर खड़ी है। ये ये एक जो मोमेंट आ पाया ना, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में आए। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में ये मोमेंट आए, लेकिन उसके लिए वर्क नहीं चाहते। चाहती तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन उसके लिए वर्क भी की हूँ। तो वर्क भी करना होता है। तो मैंने वर्क किया और बहुत अच्छा था। मेरी मॉम ने वो गिफ्ट देख के वो बिल्कुल सरप्राइज़ हो गई थी, वो बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे गर्मी की छुट्टियों में हो सकता है कि आप सब लोग नाना-नानी के घर जाते होंगे, मैं नाना-नानी के घर में ही रहती थी। लेकिन कंपनी के थ्रू मैं छुट्टियों में जा पाई। थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया वगैरह घूम के आई और वहाँ पे पैरासेलिंग की एक्टिविटी की हमने। बनाना बोट किया, वहाँ पे हमने सी वॉकिंग जब मैं कर रही थी तो कान में एकदम बिल्कुल बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा था, लेकिन यस फ़ोटो बहुत अच्छी आई एंड वो चीज़ें सारी देखी हूँ और लाइफ़ में वो मोमेंट आया जो मैंने कभी सोचा था कि ये मेरी लाइफ़ में मोमेंट आएगा। ये सारी चीज़ें क्यों हो पाई, किस रीज़न से हो पाई, उसका बहुत छोटी-सी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताने जा रही हूँ। हो सकता है कि मैं स्क्रीन शेयर करूँ। लेट्स सी कि स्क्रीन शेयर करने पे क्या होता है। अ, यस थैंक यू सो मच सर मुझे होस्ट बनाने के लिए। यस। आप ये पिक्चर शायद देख रहे होंगे स्क्रीन पे और बहुत अच्छी तरीके से दिख भी रही होगी। ये आपको मैं बताऊँ कि हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड में जितना भी आता है मतलब मैं आपको बताऊँ जितनी भी सेल आती है 1 मिनट बस। उम, यस मैं सेटिंग्स कर दूँ दैट कि कोई भी हमें डिस्टर्ब ना कर पाए एंड इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, डन हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। तो ये जो मैं आपको बता रही थी कि ये वर्ल्ड वाइड सेल की मैं बात कर रही हूँ। पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर आप ज़ूम व्यू में देखोगे, तो पूरे वर्ल्ड की जितनी भी पूरी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 138 बिलियन डॉलर। अगर मैं आपको बात करूँ ऑर्गेनिक फूड की इंडस्ट्री जो है वो अप्रॉक्स में 48 बिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट करती है। स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री जो है वो 13 बिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट करती है। म्यूज़िक की जो इंडस्ट्री है वो 15 बिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट करती है एंड उसके साथ-साथ में वीडियो गेमिंग की 23 बिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट करती है और मूवीज़ की जो इंडस्ट्री है वो 38.3 बिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट करती है पूरी वर्ल्ड वाइड सेल्स में। तो इसका टोटल मिला के आता है 138 बिलियन डॉलर। अब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये पहले इंडस्ट्री को पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री में कितनी ज़्यादा हाई पावर है। अगर मैं बात करूँ 138 बिलियन डॉलर पूरे ओवरऑल इंडस्ट्री में इन कंपैरिज़न डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 183 बिलियन डॉलर। वो कितने की थी 138 बिलियन डॉलर में पूरा-पूरा आ जा रहा था और यहाँ पे 183 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है टोटल ओवरऑल। जिसमें से उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो 0% कमीशन था लेकिन यहाँ पे कंपनी क्या करती है जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी चल रही हैं 73 बिलियन डॉलर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं 73 बिलियन डॉलर। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम वेस्टीज के प्रोडक्ट्स वेजिस ग्रुप मैं आपको कहती हूँ कि बहुत सारे लोग लाइफ बॉय लेते हैं और बहुत सारे लोग डव यूज करते हैं
लेकिन जो लाइफ़बॉय के लोग हैं, डव यूज़ नहीं करते, डव के लोग लाइफ़बॉय यूज़ नहीं करते, लेकिन 150 करोड़ में अगर 30 करोड़ लोग भी लाइफ़बॉय ले रहे हैं, तो लाइफ़बॉय ₹10 का आता है, मतलब 300 करोड़। 300 करोड़ का अगर टर्नओवर होता है, तो क्या आपको लगता है कितना वो बाँटते होंगे? हो सकता है कि किसी को 25,000 देते होंगे, किसी को 50,000 देते होंगे, किसी को 1 लाख देते होंगे। मतलब हो सकता है कि 10% भी नहीं बाँटते होंगे, लेकिन वेस्टीज क्या करती है? वेस्टीज आपको 60% डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये है यहाँ की पावर। कि आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसीलिए यहाँ पे किसी लोग के 50 लाख का भी चेक है, किसी का 20 लाख का भी चेक है और किसी के डिफरेंट डिफरेंट चेक्स हैं। तो ये पहले नेटवर्किंग को समझना पड़ेगा कि इतने लोगों को इतना चेक आ कैसे रहा है, क्योंकि कंपनी आपको 60% डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसके साथ-साथ में मैं आपको बताऊँ, अगर स्क्रीन शेयर हो, यस। यस, हम सबकी ड्रीम लाइफ होती है कि हम बहुत अच्छी इमेजिन, यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के बहुत डिफरेंट डिफरेंट विजन्स होते हैं कि मैं लाइफ में ये चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, ये चाहता हूँ। हम सब यहाँ पे किसी न किसी रीज़न की वजह से होंगे। तो हम यहाँ पे ड्रीम लाइफ देखते हैं। अगर एक अच्छे घर की बात करूँ, तो आप अगर दिल्ली दिल्ली में जाओगे, वहाँ पे एक अच्छा घर देखोगे ना, तो मिनिमम आपको 1 करोड़ में मिलेगा। एक अच्छा लग्ज़री घर, अच्छा लग्ज़री नहीं, एवरेज लग्ज़री घर की मैं बात कर रही हूँ। आपको मिनिमम 1 करोड़ में मिलेगा। अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट की, जितना आप अपने फैमिली के ऊपर खर्च करना चाहते हो, उनकी पढ़ाई के ऊपर खर्च करना चाहते हो, तो मिनिमम आपके पास में 50 लाख रुपए होने चाहिए कि आप अपनी फैमिली को एक एवरेज लग्ज़री लाइफ़ दे सको। अगर आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हो, तो कम से कम आपके पास में 50 लाख रुपए होने चाहिए और अगर आप एक अच्छी कार, लग्ज़री कार लेना चाहते हो, तो आपके पास में 50 लाख रुपए होने चाहिए। मतलब टोटल ओवरऑल आपके पास में 2.5 करोड़ रुपए होने चाहिए कि आप एक अच्छी ड्रीम लाइफ़ जी सको, एक एवरेज लग्ज़री लाइफ़ जी सको। लेकिन हमें मिलता क्या है? लेट्स सी, व्हाट्स योर प्लानिंग? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो जॉब करते होंगे। एवरेज इनकम मैं अज़्यूम करती हूँ कि अगर आप अपनी जितनी भी 50,000 की इनकम है, 60,000 की इनकम है, अगर आप एवरेज बेसिस पे 30,000 रुपए भी बचा पा रहे हो तो। हालाँकि ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी बताऊँ, अगर 30,000 रुपए भी बचा पा रहे हो, तो 12 महीने अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हुआ? 3.60 लाख, मतलब आप पूरे साल में 3.6 लाख रुपीज़ बचा पा रहे हो। अगर इसको मैं 30 साल की आपकी कंटीन्यूअस महीने महीने की जो मेहनत है उससे मल्टीप्लाई करूँ, तो अप्रॉक्स में आप पूरे साल में 30 साल में आप कितना कमाते हो, कितना बचाते हो? अप्रॉक्स में 1.08 करोड़। पूरी लाइफ की, जब आप पूरे 8 घंटे सुबह से शाम तक आप काम करते हो और अच्छी तरीके से वर्क करते हो, कंटीन्यूअस पैसा बचा रहे हो, आपकी इनकम कितनी हो रही है? 1.08 करोड़। ड्रीम लाइफ क्या चाहते थे? मिनिमम, जिसका मिनिमम कॉस्ट कितना था? 2.5 करोड़। एंड जो आपकी जॉब की अर्निंग है मैक्सिमम कितनी है? 1.08 करोड़। तो कैसे कैसे पॉसिबल होगा कि हम बहुत अच्छी लग्ज़री लाइफ़, जो हमने ज़िम्मेदारी ली है कि मैं अपनी फैमिली की ड्रीम्स पूरे करूँगा, मैं अपने ड्रीम्स पूरे करूँगा। इस लाइफ़ में अगर मैं आया हूँ, तो इस लाइफ़ में मैं अपनी फैमिली की सारी खुशियों का ध्यान रखने की ज़िम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, वो कैसे हो पाएगा? लेट्स सी कि वेस्टीज में हमारे साथ में क्या होता है। अगर हम क्राउन डायरेक्टर बनते हैं, 3 साल में, अगर हम 3 साल में भी बनते हैं मैक्सिमम, तो मिनिमम हमारी जो इनकम होगी क्राउन डायरेक्टर पे होती है 1 लाख। अब 1 लाख अगर क्राउन डायरेक्टर कमा रहा है मिनिमम बेसिस पे, तो 12 महीने में कितना कमाएगा? 12 लाख रुपए। और 12 लाख अगर 30 साल मेहनत कर रहा है तो कितना कमा रहा है? 3.60 करोड़ मिनिमम। क्योंकि मैंने मिनिमम बताया, क्योंकि मिनिमम 1 लाख, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे जो क्राउन डायरेक्टर्स हैं वो 4 लाख भी कमाते हैं, 3 लाख भी कमाते हैं, 5 लाख भी कमाते हैं। तो ये तो मैं मिनिमम बताया कि मिनिमम अगर 1 लाख भी कमा रहा है, तो भी उसकी इनकम क्या होगी 30 साल में? 3.00 करोड़। दैट्स अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन हमारी ड्रीम लाइफ जो हमने प्लान किया होता है, जॉब लाइफ में हमें कैसा मिलता है और जो हम यहाँ पे वेस्टीज लाइफ में पाते हैं। तो ये पूरा पहला एक बहुत मेन रीज़न है कि इस चीज़ को हमने क्यों जॉइन किया हुआ है। उसके साथ-साथ में जो मैंने सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में आगे बढ़ने के लिए जो काम किया हुआ है, वो किस तरह पे काम किया हुआ है? लॉकडाउन में अपने दिमाग पे, माइंडसेट पे। लॉकडाउन बाहर है, हमारे दिमाग में लॉकडाउन नहीं है। तो हमें क्या करना है? अपने माइंडसेट को पॉज़िटिव रखना है। आज यहाँ पे जितने भी अपलायंस प्रेज़ेंट हैं, आपने देखा होगा कि उनका एटीट्यूड कितना डिफरेंट है इन कंपैरिज़न योर्स।
आप ये तो देखते हो कि अरे कौन-सा जॉब क्या है, सर हमें मीटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, अलग-अलग चीज़ें देखते हो। लेकिन आपको ये चीज़ देखनी है कि हमारे जितने भी अप्लायंस है जो अच्छी इनकम उठा पा रहे हैं, उनका माइंडसेट कितना अच्छा है। आप हमेशा देखोगे कि वो हमेशा एक स्माइल अपने फेस पे रखे होंगे, वो हमेशा आपसे पॉजिटिव बात कर रहे होंगे, उनके आंसर्स, उनके क्वेश्चंस, उनके पास सब चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिल जाता होगा। कैसे ऐसे हो पाता है? आज यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते होंगे यार सर लॉकडाउन में काम नहीं हो पा रहा, मैं कैसे जा बाहर जा पाऊँ? सर कैसे हो पाएगा? हो ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल मुझसे हो नहीं पा रहा। ऐसी-ऐसी लाइन्स बोलते हैं। अगर आपने इसका थोड़ा-सा लाइन चेंज कर दिया, थोड़ा-सा, लाइन क्या चेंज कर दिया, सर हम लॉकडाउन में काम कैसे कर सकते हैं? सर हम अपने पीवी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? सर हम आप मुझे बताइए कि ये जो मैंने काम किया है इसको कैसे और इम्प्रूव कर लें? ये जो मैंने इस महीने में पीवी बढ़ाई है, इसको मैं डबल कैसे कर सकता हूँ? आपके क्वेश्चन से आपके माइंडसेट का पता चलता है। अगर आपकी अपलाइन ना आपको ये कॉल कर रही है और आपसे ये पूछ रही है कि मैम आपने रीपर्चेज़ किया क्या? ठीक है, ऐसा पूछ रही है। आपसे ये पूछ रही है कि मतलब आपने जॉइनिंग वगैरह अपनी देख ली कि नहीं, अपनी आईडी ग्रीन देख ली, तो आप समझ ले जाओ कि भाई आपकी अपलाइन अभी आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक नहीं समझ रही है। क्यों मैंने ऐसी बात बोली? मेरी अपलाइन मुझसे पूछती हैं कि आपकी टीम में कितने अचीवर्स बनने वाले हैं? क्योंकि मुझे एक बेस्ट अपलाइन बनना है, बेस्ट डाउनलाइन बनना है। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप किसी भी पर्सन के ऊपर क्लेम कर रहे हो, तो आप देखो कि क्या वो क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं? अगर मैं किसी पर्सन से देखती हूँ कि भाई ये मुझे बेस्ट डाउनलाइन से सर हमारी डाउनलाइन रीपर्चेज़ नहीं क्या हमने जितने भी लोग हम यहाँ पे प्रेज़ेंट हैं, इस महीने को स्टार्ट हुए 3 दिन 4 दिन हो गए, क्या हमने अपना रीपर्चेज़ करके अपने ऑर्डर की पिक अपनी अपने ग्रुप पे डाला? यस माय रीपर्चेज़ इज़ डन। क्या हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई? क्या हमने अपनी खुद की कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई? क्या हमने अपनी टीम की कॉन्टैक्ट लिस्ट बनवाई? क्या हमने ऐसा किया कि हम अपने अपने अपलाइन से मिल के उनके सारे जितने भी अचीवर वो बना सकते हैं उसकी लिस्ट निकाली? कि सर हम आज इस महीने में अपने 8% निकालेंगे, हम 8% निकालेंगे, हम इतने 70% निकालेंगे। क्या इसकी लिस्ट निकाली है आपने? नहीं निकाली। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप एक अच्छी डाउनलाइन चाहते हो, तो आपको एक अच्छा डाउनलाइन बनना पड़ेगा पहले। अगर आप एक अच्छी अपलाइन चाहते हो कि आपकी अपलाइन में ये खूबियाँ होनी चाहिए, आपकी अपलाइन मुझे ये सॉल्यूशन दे, तो पहले आपको अपनी टीम का सबसे बेस्ट अपलाइन बनना पड़ेगा। तो बी द बेस्ट अपलाइन एंड बी द बेस्ट डाउनलाइन। अगर आपकी अपलाइन आपको कॉल कर रही है इन सब चीज़ों के लिए, तो समझ जाओ कि आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। आपको वो काम जो आपकी अपलाइन बोलने जाएगी, वो आपको समय से पहले ही कर लेना है, ताकि आपकी अपलाइन आपसे ये पूछे कि आपकी टीम में अचीवर कितने बन रहे हैं, आपकी टीम में कितने लोगों का कितना बड़ा लेवल अचीव हो रहा है, मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने अपलाइन की सबसे बेस्ट डाउनलाइन बनने की कोशिश कर रही हूँ। यस। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपलाइन की बेस्ट डाउनलाइन बने, तो सबसे पहले हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज़िम्मा खुद लेना पड़ेगा। आज लॉकडाउन में इतनी अच्छी तरीके से काम कैसे हो पा रहा है? आप ये सोच के देखो कि ये रोज़ा का टाइम चल रहा है, रोज़ा के टाइम में बहुत सारे लोगों की जो शॉप चलती थी, जिसमें उनकी सबसे फेस्टिव सीज़न चल रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा बिक्री होती थी, आज के टाइम में उनके पास में रोज़ा तोड़ के खाने तक का पैसा नहीं है। आप ये सोच के देखो कि जिनका एसी कूलर की दुकान थी, जो इनका सीज़न चल रहा है कि इसमें एसी और कूलर सबसे ज़्यादा बिकता था, उनके पास में पैसे नहीं हैं, उनका स्टॉक भरा पड़ा हुआ है, लेकिन उनके पास में ग्राहक नहीं है। आज हमें एक ऐसा मौका मिला हुआ है, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला हुआ है, जिससे हम खुद बैठ के कमा के अपनी फैमिली को खिला सकते हैं। तो हमें उन लोगों में शामिल होना है, जो सक्सेसफुल बनते हैं। 2 टाइप के लोग होते हैं सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, हमें उनकी लाइन में शामिल होना है। हमें उनमें नहीं शामिल होना है कि कल को हमारे घर में कोई पर्सन, कोई गेस्ट आए और उस हमारा एग्ज़ाम्पल देते हुए कहें, "अरे! या इन्होंने भी तो जॉइन किया था, बताओ, बताओ अपने बारे में बताओ।" नमूना बन के नहीं रह जाना है। अगर इस बिज़नेस में जॉइन किया है तो उसमें अपना फुल देना है। अगर आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो तो फर्स्ट इम्प्रूव। मैं हमेशा देखती हूँ कि कल मैं जब स्टार्टिंग में मेरी बैक टू बैक अप्लाइंग की सीएनटीज़ होती थी, और सब में सेम मैटर होता था, लेकिन फिर भी मैं सारी मीटिंग्स में जाती थी। क्यों जाती थी? कि कल को वही सी मीटिंग मैं ले रही होंगी, तो क्या मैं इस लायक बन पाई कि क्या मैं ये मीटिंग ले सकती हूँ? तो मैं कंटेंट लिखती थी, कंटेंट का उनका पैटर्न लिखती थी कि कल को मैं यही ट्रेनिंग मैं ले रही होंगी, तो मेरे पास में मैटर होना चाहिए।
मैं सीखती थी सिखाने के लिए, आप सीख रहे हो सीखने के लिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं इसलिए सीखती थी कि मैं टीम को लीड कर रही होंगी, तो मेरे पास में क्या मैटर होगा कि मैं उनको दूँगी। जब मुझे लीडरशिप की ट्रेनिंग आई मेरे सामने, तो मैंने कंटेंट डिज़ाइन किया कि मेरी लीडरशिप की ट्रेनिंग जब होगी, तो मैं ये कंटेंट बोल रही होंगी। ये प्रिपरेशन करने का टाइम आज है। आज आपके पास में टाइम है कि आप ऐसी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करना है आपको खुद के ऊपर, अपनी खुद की प्लानिंग करानी है, अपनी खुद की जितनी भी मैंने एक जब लॉकडाउन का टाइम आया, जो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट्स वगैरह की डिलीवरी वगैरह नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन क्या निकाला? मैंने ग्रीन ज़ोन एरियाज़ में काम करना शुरू किया, मैंने ऑरेंज ज़ोन एरियाज़ में काम करना शुरू किया, जहाँ पे डिलीवरी हो जाए, जहाँ पे सेल्फ पिकअप हो जाए। मैंने क्या किया, डीएलसीपी वालों से बात करना शुरू किया, उनकी बिलिंग्स करवानी वहाँ से शुरू की, ताकि मेरी डे टू डे मेरी जॉइनिंग्स होनी शुरू हो जाए, और एक-एक दिन में आज 5-5 लॉगिन्स उठती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो पा रही हैं? जस्ट बिकॉज़ कि मैं सॉल्यूशंस के पीछे मैं भागी, ना कि प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस के पीछे। मुझे पता था ये पार तो होना ही होना है। इसीलिए इस मंथ जो लास्ट मंथ था उसमें मैंने इतने ज़्यादा अचीवर्स बनाए थे, जस्ट बिकॉज़ कि मैंने उसके सॉल्यूशंस पे फोकस किया था कि किस तरीके से कैसे बिलिंग हो सकती है, प्रोडक्ट कैसे पहुँच सकता है, कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसका मैंने उपाय निकाला था। तो आपके पास में भी एक ऐसा मौका है जिसमें आप अपने आप को बेस्ट बना सकते हो। आप अपनी बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकते हो। खुद एक बेस्ट अपलाइन बन सकते हो, खुद एक बेस्ट डाउनलाइन बन सकते हो। आप अपनी खुद की कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार कर सकते हो, और आपको पता होगा कि आपका जो लेवल है, जो अचीव करना है, जो अपनी टीम से सोच रहे हो कि टीम सर हमारा प्लान नहीं दिखा पा रही है, टीम ही नहीं कर पा रही है। आपको सबसे पहले ये देखना है, क्या मैं खुद अपनी लॉगिन्स निकाल पा रही हूँ? क्या ऐसा मैं कर सकती हूँ कि मैं अपनी लॉगिन निकालूँ, और लॉगिन निकालने के बाद में मैं अपनी टीम को दिखाऊँ कि आज मैंने 2 लॉगिन निकाली, और अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो आप भी कर सकते हो। क्या इसका एग्ज़ाम्पल मैं बन सकता हूँ? क्या मैं बन सकती हूँ? अपने आप से क्वेश्चन करो, अगर ऐसा बन सकते हो ना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। और कोई इंसान नहीं रोक सकता कि आपकी इनकम आए, और आपकी इनकम की वजह से आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज हो, जिसकी आपकी फैमिली की लाइफ़स्टाइल चेंज हो। मैं यहाँ पे जितनी भी बैठी हुई लेडीज़ हैं, उनसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि आज आपको बताऊँ, पूरे वर्ल्ड में अप्रॉक्स 76% जो लेडीज़ हैं, डायरेक्ट सेलिंग में लीड कर रही हैं, और इंडिया में ऐसी पोज़ीशन है कि अगर 50% लेडीज़ हैं, तो सिर्फ 10% इनकम है, इनकम के ऊपर डिपेंड है, और 1% बस प्रॉपर्टी उनके नाम पे है। सिर्फ इंडिया में ऐसी पोज़ीशन हो रखी है, और आज इंडिया में आप लोगों के पास में चांस है कि आप इस बिज़नेस में कितना बड़ा कर सकते हो, जस्ट बिकॉज़ कि अमेरिका में 45% जो मिलीनियर्स, जो जितने भी मिलीनियर्स हैं, उसमें से 45% लेडीज़ हैं। आप अपने बिज़नेस में बहुत ही बड़ा कर सकते हो, और आपको बहुत अच्छा करना है, बिकॉज़ कोई भी नहीं रोक सकता आपको, अगर आपने ठान लिया आगे बढ़ने को। तो थैंक यू सो मच सर, हो सकता है कि मैं अपने इस पूरे सेशन से कुछ चीज़ें बता पाई, और मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। थैंक थैंक यू सो मच पूर्णिमा मैम, बहुत अच्छा सेशन रहा। मैं पूरे मेरे टीम को चाहूँगा आपके लिए एक जोरदार क्लैपिंग देंगे पूरे दिल से। एक्सीलेंट थैंक यू, सेशन थैंक रहा, ज़बरदस्त रहा, बट अभी 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ आपसे मैम? जी, 1-2 बिल्कुल सवाल सर। होगा। मैम बहुत अच्छा रहा है क्योंकि मेरे पूरी टीम काफ़ी यूथ आज आपको देख रहे हैं, लगभग 900 से ज़्यादा लोग थे, अभी कुछ लोग रिमूव हुए क्योंकि आज काफ़ी लोगों का नेटवर्क का इश्यू रहता है, कुछ लोग लेफ्ट हो जाते हैं, एंट्री करना भी मुश्किल होता है और आने का बाद फिर लेफ्ट हो जाते हैं। सो मैम लगभग आपने आज इतने अच्छे-अच्छे बातों में इतने अच्छे पॉइंट कहा, जो पॉइंट आज पहली बार मेरे टीम लोग सुन रहे थे और मैं भी सुना आज, कितने अच्छे टॉपिक आपने आज डिस्कशन किया। और सबसे मेरे शुरुआत में आपका जो लाइफ स्टोरी था, बहुत सैड स्टोरी, मेरे को पता नहीं था आपका फादर का ये, बट फिर भी आपने हिम्मत करके, आज पापा नहीं है, फिर भी आज हिम्मत करके मदर का साथ मिलके, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो बिलीवनेस की वजह से आज ये सारे मुकाम आप पहुँच चुके हैं। सो सवाल ये है मैम, आपने इतने कम उम्र में, जिस उम्र में आज बच्चे अभी घर में टीवी देख रहे होंगे, सीरियल देख रहे होंगे, या लॉकडाउन के अंदर अभी पबजी खेल रहे होंगे, उस टिकटॉक उम्र सर, में, टिकटॉक चल रहा है। या मैम? टिकटॉक चल रहा है सर उनका। टिक-टॉक, हाँ, टिक-टॉक कर रहे हैं। उस उम्र में आपने अभी कहा कि प्रॉब्लम मैंने फ़ोकस नहीं किया, मैं सॉल्यूशन सारे डीएलसीप का बात किया। कैसे मेरे बच्चे का पास सामान पहुँचेगा, कैसे बिलिंग होगा, कैसे स्पॉन्सरिंग होगा। यानी कि एक बिज़नेस लेडी जैसा, एक वो यही काम 35, 40, 50 साल का उम्र में जो एक्सपीरियंस बिज़नेस मैन या वुमन लोग करते हैं, आप एट द एज ऑफ 20, अभी 20 हुआ ना आपका?
18 20 सर 21 हुआ है पर क्यों 21 एज ओनली एट द एज ऑफ 21 आपने एक कितने परफेक्टली कितने आपने इस काम को हैंडल कर रहे हैं। सो मैम इतने सारे चीज आप कैसे कर लिया, कैसे क्या सीखा आपने ये सब चीज? सर बहुत इम्पोर्टेंट है कि जस्ट अगर मैंने इस बिजनेस में ये चीज देखी है कि आप अगर किसी भी पर्सन की अगर मुझे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी होती तो शायद मैं बैक कर सकती थी, लेकिन मेरे पास में इतने लोगों की जिम्मेदारी थी कि मुझे सॉल्यूशंस निकालने ही निकालने थे। और जब जिम्मेदारी का रियलाइजेशन हुआ और कोई ऑप्शन बैक में नहीं रखा, मैं आपको बताऊं क्यों, जब मैं जस्ट मेरे लास्ट ईयर में जब पढ़ाई कर रही थी तो मेरा ट्यूशंस भी होते थे, क्योंकि मैंने 11th क्लास से मैं ट्यूशंस पढ़ा रही थी, क्योंकि पॉकेट मनी के लिए कभी फैमिली के ऊपर डिपेंड नहीं हो, क्योंकि वो दे ही नहीं पा सकती। तो इसलिए मैंने जस्ट 5 बजे तक मेरा कॉलेज होता था, कॉलेज के बाद में मैं ट्यूशंस पढ़ाती थी। तो उसके बीच में मैं कहीं न कहीं किसी न किसी को प्लान वगैरह दिखाती रहती थी, कहीं पे जाके परचेज़िंग वगैरह कराती थी। और क्योंकि डेडिकेशन लेवल इतना ज़्यादा, मतलब होता है ना, एक एटमॉस्फेयर का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर हो सकता है कि बहुत सारे लोग सर जब आपके साथ में रहते होंगे, तो उनकी एनर्जी का लेवल बहुत अलग होता होगा। इन कंपैरिज़न वो जब ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जो उनके कान में कुछ न कुछ ऐसे तीर की तरह घुसेड़ रहे होते हैं। और अच्छी बात ये है कि नेगेटिव चीज़ें ना कान में बहुत जल्दी घुस जाती हैं, क्योंकि वो ऐसी होती हैं। और जो पॉज़िटिव होती है वो प्लस के साइन के साथ में होती है, तो वो हमारे कान में जल्दी घुस नहीं पाती है। लेकिन नेगेटिव बातों की एक बात ख़ास होती है कि वो ऐसी होती है तो ऐसे निकल भी जाती हैं, और प्लस जल्दी कान से निकलता नहीं है। तो मैंने ये चीज़ समझ गई थी कि मैंने अप्रॉक्स में 25 कंपनीज़ का प्लान देखा हुआ था, तो मुझे बात समझ में आ गई थी कि वेस्टीज का प्लान इतना ज़्यादा डिफरेंट और इतना अमेजिंग क्यों है। बहुत सारी कंपनीज़ का प्लान सेम भी था, लेकिन उनकी अचीवमेंट इतनी लो थी और हमारी कंपनी की अचीवमेंट इतनी हाई थी। तो हालाँकि बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर के साथ-साथ में मेरे माइंड में बहुत पॉजिटिव वाइब्स वगैरह हमेशा रही। और पॉजिटिव वाइब के साथ में आप जानते ही हैं सर, आप तो अपलाइन है, आपको पता ही होगा कि हम अपने टीम के सामने कभी अपने क्वेश्चंस, अपने अपने जो थॉट्स हैं, अपनी जो घर की प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है आज यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, मैं आप उन लोग को बोलना चाहती हूँ, सर टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आज मेरी जितनी प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे बैठा हुआ कोई इंसान वो प्रॉब्लम को नहीं लेना चाहता होगा। और ऐसा कभी लाइफ में नहीं चाहता होगा कि ऐसी कभी दिक्कत आए, तो कैसे आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम से बड़ी हो गई? बिल्कुल भी नहीं है सर, बस आप सॉर्ट आउट करने पे निकल जाओ, तो कोई एक सिंगल प्रॉब्लम, मैंने बोला ना, एक सिंगल प्रॉब्लम बड़ी नहीं है जो आपकी फैमिली की प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ी निकल जाए। तो आप जब ऐसा सोचेंगे ना तो सॉल्यूशंस मिलेंगे ही मिलेंगे, और मैंने यही चीज़ें की, पूछना शुरू किया कि कहाँ से सॉल्यूशन निकल सकते हैं, तो कहीं न कहीं से जुगाड़ निकलता चला गया और फिर मैं करती चली गई। बहुत अच्छा। देखिए ये मैं सवाल का इतना अच्छा आप जवाब दिया। एक पॉइंट मैंने लिखा अभी इमीडिएटली आपका साथ वो बोल रहे थे कि मैंने पूछा इतने सारे कैसे आप सीख लिया? आपको एक बहुत अच्छा आंसर दिया कि मेरे पास मेरे टीम था ना। देखिए कितना पावरफुल चीज़ आपने बताई कि मेरे जो बच्चे मेरे साथ जो जुड़ चुके थे, उनको तो मेरे को सॉल्यूशन देना था ना, तो उनको सॉल्यूशन देने के लिए मेरे को तो सीखना पड़ा। और मेरे बच्चे को मैं इतने सारे 50, 100, 500 लोगों को जॉइनिंग करने का बाद मेरे को कैसे मन करेगा टीवी देखने के लिए या कैसे मन करेगा पबजी खेलने के लिए। सो दैट्स अ ग्रेट चीज़ जो आपने बताया। सो इसीलिए आपने आज इतने अच्छे परफेक्शन आज वो और इतने अच्छे बढ़िया गाड़ी ड्राइव करते हैं। दूसरा सवाल मैम बहुत आसान है। अ, आपको भी मन नहीं करता क्या आप भी टीवी देखें, टाइम वेस्ट करें? आपको अभी क्या मन करता है? सर मैं आपको बताऊँ, मेरा भी जब ये नया-नया टिकटॉक वगैरह आया था, ये सारी चीज़ें आई थी, अट्रैक्शन तो हालाँकि हम ऐसे टाइम में हैं कि अट्रैक्शन वगैरह तो होता ही रहता है इन सब चीज़ों से। लेकिन एक बात का थोड़ा-सा समझ में आ गया था, क्योंकि मैंने कहा ही पहले ही ब बात बोली कि आपका जब मैं इंजीनियरिंग में थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि तेल साबुन शैम्पू का बिज़नेस तुम करोगी जो इंजीनियरिंग में टेक्निकल काम कर रही है। तो मैंने उनको बोला ना कि सर मैम, आप स्टैंडर्ड तब नहीं गिरता है जब आप इसका बिज़नेस करते हो, स्टैंडर्ड तब गिरता है ना कि आपकी फैमिली जब किसी के सामने हाथ फैला रही होती है ना, तो स्टैंडर्ड गिर जाता है। और मुझे पता था कि अगर मैं 3 साल मेहनत कर लूँ ना, तो मुझे 30 साल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो टाइम है ना, मेरा एनर्जी इस टाइम, ये एक ऐसा टाइम है जब आपके पास में एनर्जी भी होती है, जब आपके पास में थोड़ा-सा टाइम भी आप अच्छी तरीके से लगा सकते हो, और इस टाइम में अगर आप इनकम कर लो तो आपके पास मनी भी आ सकता है। तो ये तीनों फेज़ आपका एक साथ में कंबाइन हो जाता है, क्योंकि इसके बाद में अगर 3 साल आपने बहुत अच्छी तरीके से एक सेटअप कर लिया, तो मुझे पता था कि 3 साल बाद में बहुत टाइम रहेगा अपनी फैमिली के साथ में स्पेंड करने के लिए, जैसा मैं अपने सारे सीनियर्स वगैरह को देखती रहती हूँ।
तो मुझे पता था कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी अगर मैं ये 3 साल बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर ली। अदरवाइज़ क्या होने वाला है कि 3 साल मिज़रेबल होगी और ये 3 साल अच्छे हो जाएँगे। तो आज जितने लोग टिकटॉक चला रहे हैं और जितने लोग पबजी खेल रहे हैं ना, वो 3 साल बहुत अच्छे से मज़े करना चाहते हैं और 30 साल रगड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं 30 साल रगड़ना नहीं चाहती थी, मैं 3 साल में मेहनत करना चाहती थी ताकि 30 साल मेरी बहुत अच्छी तरीके से गुज़रे। एग्ज़ैक्टली। बहुत अच्छा मैम, जस्ट और एक लास्ट आखिरी सवाल है। मैम, आपने अभी तो आपने टाटा हैरियर का ज़बरदस्त गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं। लगभग 2 लाख 37 चलिए कि 2 लाख 25-30 अब एवरेज इनकम अभी कर रहे हैं। अभी आपका अगला टारगेट क्या है? आप कौन-सा गाड़ी प्रीमियम कार लेंगे और आपका अभी इस साल तक क्या गोल है? कितना कब तक आप इनकम के लिए प्लान किए हैं? सर अभी जो मेरा नेक्स्ट प्लान है डेफ़िनेट और कार के साथ-साथ में बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं। नेक्स्ट प्लान डेफ़िनेटली है मेरा कि मैं एक अच्छा कार को खड़ी करने के लिए पहले घर में जगह बना पाऊँ क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज़ का ऐसा सोच होता है कि कभी पासपोर्ट नहीं बनवाते हैं क्योंकि पता होता है कि बाहर तो जाएँगे नहीं और घर में जगह तक नहीं बनवाते हैं कार खड़ी करने की क्योंकि पता होता है आएगी तो नहीं। लेकिन ये जो लिमिट जो हमारी जेंडर के लिए ऊपर डिसाइड होती थी, जो गर्ल्स के साथ में डिसाइड होती है कि नहीं यार लड़की है तो इसकी लिमिट ये है। तो जिसको मैंने ब्रेक करते हुए ऐसा काम किया और जब ये ब्रेक करते हुए ऐसा काम किया तो मेरी गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं मिली हुई है। तो डेफ़िनेटली मैं अपने घर में कुछ ऐसा ही करना चाहती हूँ कि अगर या तो इस घर में हो सके नहीं तो मैं एक ऐसा घर चाहती हूँ तो मैं अपना हाउस फंड जल्दी से रिलीज़ करवाना चाहती हूँ कि मैं क्राउन करूँ जल्दी से अपना हाउस फंड मैं रिलीज़ कराऊँ सो दैट कि मैं अपना घर बना सकूँ। और डेफ़िनेटली मेरी नेक जो मुझे रेड कलर है वो मुझे बहुत फ़ेवरेट कलर है मेरा। तो रेड मर्सिडीज़ का जो प्लान है मेरा कि बहुत ही सून हालाँकि मैं लूँगी कि मेरा घर के बाद में प्लान हो रेड मर्सिडीज़ का। उसके ज़्यादा भी मेरा जो प्लान है, वो प्लान ये है कि थाईलैंड ट्रिप जो कंपनी के थ्रू जाने वाली है, उसमें कितने अचीवर्स मैं अपनी टीम से बैठा सकती हूँ। बहुत ज़्यादा क्योंकि तो हालाँकि मैंने प्लान किया हुआ है, उसके साथ-साथ में मैं एक मिशन के ऊपर काम कर रही हूँ। उस मिशन में मेरे साथ में बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो डिफरेंट हाउसवाइफ्स हैं अलग-अलग प्रोफ़ेशन से हैं। उसके साथ-साथ में बहुत यूथ गर्ल्स हैं क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि सर 17 साल में कंपनी ने ग्रो किया और 17 साल में ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि बहुत सारी यूथ गर्ल्स ने जॉइन किया होगा लेकिन वो उस पोज़ीशन पे नहीं पहुँच पाए। दैट मीन्स कि उनके साथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी जो मैंने फेस की और वो फेस नहीं करके उसको चैलेंज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली मैं एक एक ऑरा चला रही हूँ, एक मिशन चला रही हूँ कि जिसमें मैं उन सारी लेडीज़ को ऊपर लेके आ पाऊँ। और हालाँकि यूथ आइकन की मीटिंग में सर से भी बात हुई थी कि डेफ़िनेटली अगर ज़्यादा हमने यूथ क्रिएट कर लिए और यूथ आइकन्स बना लिए, 200 यूथ आइकन्स की टीम सर तलाश कर रहे हैं और मैं तलाश कर रही हूँ कि उस स्टूडेंट्स बुक में जो हमारा नाम होगा। तो बहुत सारे अचीवर्स हमने प्लान किए हुए हैं। तो इवेंट बहुत वेस्टीज के बेसिस पे क्योंकि यूथ आइकन्स की टीम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में घूमने वाली है और जिसमें अभी सिर्फ 60 यूथ आइकन्स अभी शामिल हो पाए हैं। तो यहाँ पे जितने भी यूथ हैं उनके पास में ये मौका है कि वो उसमें शामिल हो सकते हैं। तो जल्दी से हरी अप और अपना नाम दाखिल कीजिए यूथ आइकन्स की मीटिंग्स में। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा मैम, आपने इतना अच्छे प्रीशियस टाइम आपका दिया हम और मेरे टीम के लिए। और आज मेरी टीम पूरे अक्रॉस कंट्री से आप सुन रहे हैं। पूरे आपका पूरे कंट्री एंड आउट ऑफ कंट्री से भी, नेपाल से, दुबई से, कतर से भी लोग आपको सुन रहे हैं आज। एंड सारे बंदे आज बहुत खुश है आपका सेशन सुन के। जाते-जाते एक ऐसा पॉइंट बोलिएगा, पूरे क्रॉस कंट्री यूथ जब मैक्सिमम यूथ है और मेरा पूरा यंगिस्तान टीम है मेरा और काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। जाते-जाते एक ऐसा पॉइंट बोलिएगा जो यादगार हो जाएगा मेरे टीम के लिए। सर हालाँकि ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मैंने अपनी लाइफ़ में इस्तेमाल किया और मैं उसको हर जगह, हर दिन मेमोराइज़ करती हूँ अपने दिन में कि मुझे नहीं पता कि मेरी सफलता की कहानी क्या होगी। मुझे नहीं पता मेरी सफलता की कहानी क्या होगी, लेकिन उसमें कहीं ये नहीं लिखा होगा कि पूर्णिमा सिंह ने हार मान ली। और यहाँ पे जितने भी बैठे यूथ हैं, उन सबको ये चीज़ का डिसीज़न लेना चाहिए कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों की कहानी क्या होगी, आप 3 साल में किस पोज़ीशन पे पहुँचे होंगे, लेकिन कोई
पर्सन आपके ऊपर एक क्वेश्चन नहीं कर सके कि आपने हार मान ली, आपने गिव अप कर दिया, आप बैठ गए, आप डर गए। क्योंकि एनर्जी के लिए एक बहुत अच्छे एक्साइटमेंट के लिए एक बहुत उनके एक ज़िद ठानिए कि लाइफ में कुछ बहुत बड़ा वो इतिहास रचते हैं। तो डेफिनिटली लाइफ में कुछ अच्छा कीजिए एंड बहुत थैंक यू सो अच्छा मच। मैम, बहुत अच्छा। आज आपने एक मैच्योर लीडर की जैसा बात कर रहे हैं कि एट द एज ऑफ 21 ओनली, यानी कि आपने बहुत आगे जाएँगे। पूरे मेरे टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड की तरफ से मैं पूरा भगवान को प्रे करते हैं, आप आपका रेड कलर की मर्सिडीज़ ड्रीम कार आपको मिल जाए बहुत जल्द एंड आपका थैंक यू इनकम सो मच। अभी 2 लाख 3 लाख नहीं 1 करोड़ तक पहुँच जाइए। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच मैम। तो थैंक मैं यू सो चाहूँगा मैम के लिए सब लोग जोरदार क्लैपिंग दीजिए, पूर्णिमा मैडम के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।